आज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन IMPA डॉक्टरों का संगठन है और डॉक्टरों के संगठन का स्टेट लेवल का अधिवेशन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूँ। साथियों, बामसेफ एक बुनियादी संगठन है, बेसिक संगठन है और इस संगठन की शाखाएं आज के तारीख में 32 राज्यों के 625 जिलों में फैली। टोटल हमारे देश में 36 स्टेट है और लगातार प्रयास करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का 6000 जाति के लोगों का संगठन नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर का बन जाए। ऐसा प्रयास इसके पहले भी लोगों ने किया होगा, मगर वो लोग कभी इस बात के लिए कामयाब नहीं हुए। मगर हम लोग आज 625 जिलों में 32 राज्यों में 625 जिलों में टोटल जो स्टेट है 36 है। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बंगाल को लगा हुआ, बंगाल को लगे हुए जो स्टेट है उस स्टेट से आगे बांग्लादेश एक साइड में है, दूसरी साइड में प्रदेश है। हाँ, ये सारे प्रदेश है। ये रिमोट एरिया के जो प्रदेश है ये छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में हम लोगों ने संगठन बनाए। भारत में SC, ST, OBC माइनॉरिटी की 85% संख्या है और अभी 140 करोड़ जनसंख्या में ये 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। मगर इन लोगों का हम लोगों के अलावा कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। जिले लेवल के और कमिश्नरी लेवल के और छोटे छोटे तमाम संगठन हमारे लोगों के हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर उन लोगों के द्वारा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो मुझे एक बार डॉक्टरों के संगठन करता लोगों ने कार्यक्रम में बुलाया तो मैं उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम में गया। वो हमारा संगठन नहीं था, दूसरे लोगों का संगठन था। तो मैंने उनको पूछा, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनको मैंने पूछा, आप लोगों के सामने भी वो जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने उनको क्या पूछा कि आपका ये डॉक्टरों का संगठन है और आप लोगों के संगठन का नाम है SC, ST डॉक्टर्स कल्याण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने उनको पूछा कि आप में से बहुत सारे MBBS डॉक्टर हैं, कोई MD है, कोई MS है। तो मेरे मन में एक सवाल पैदा हो गया, छोटा सवाल पैदा हो गया। मेरा डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट है, छोटा सवाल उनका क्या है कि आप लोगों का कल्याण होना बाकी है, अभी आगे डॉक्टर हो गए,
MBBS हो गए और MS हो गए, MD हो गए, आपने संगठन बनाया डॉक्टरों का वेलफेयर एसोसिएशन। आप लोगों का कल्याण होना और बाकी रह गया। मुझे सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। मैं तो ज्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का कल्याण होना बाकी है। तो उन्होंने मुझे कहा आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इतना छोटा सवाल था। मेडिकल साइंस की परीक्षा पास करके जो आदमी MBBS हो गया, MS हो गया, MD हो गया, तो मेरिट वाले जाते होते, तो मेरिट वालों को इतना छोटा सवाल समझ में नहीं आया होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कोई भी मेडिकल में मेरिट के बगैर वाला स्टूडेंट तो जाता नहीं। तो ये जानकारी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे कर्मचारी हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन के बदौलत संविधान लिखने का उनको मौका मिला और संविधान में जैसे उनको अवसर मिला उन्होंने सभी नागरिकों को बराबर घोषित किया, इक्वलिटी को लॉ घोषित किया। और जब ये घोषित किया उसके पहले ऐसा नहीं था, सारे नागरिक भारत के समान नहीं थे, उनको घोषित कर दिया गया कि सारे नागरिकों को समान घोषित कर दिया जाता है और समानता के तमाम अधिकार को बहाल किया जाता है। तो ये जो संविधान निर्माताओं ने घोषित किया उनके आधार पर हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, और होने के बाद उन्होंने अपना वेलफेयर करने के लिए संगठन बनाया कि और हमारा वेलफेयर होना चाहिए, उसके लिए संगठन बनाया। केवल एक काशीराम जी को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने वेलफेयर के लिए संगठन नहीं बनाया। उन्होंने भी SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का, एम्प्लॉय लोगों का संगठन बनाया, मगर उन्होंने उसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा? पे बैक टू सोसाइटी। क्या ऑब्जेक्टिव रखा? उन्होंने अपने संगठन का जो कर्मचारी है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, मुलाजिम है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और दुनिया भर के हैं, उन लोगों का संगठन बनाया और उसका ऑब्जेक्टिव रखा पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है मैं जिन लोगों का संगठन बना रहा हूं वो उस समाज के लोग हैं जो 2% है और 98% लोग पीछे उस 98% तो पीछे है जिनके लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो क्यों नहीं बोल रहा, कर रहा है? क्योंकि बोलने के लिए भी जानकारी चाहिए, बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए, बोलने के लिए भी ऑर्गेनाइजर होना जरूरी है, बोलने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है। कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। तो जो पढ़ा लिखा आदमी ऑर्गेनाइजर हो सकता है, लीडर हो सकता है, वही अपना वेलफेयर करने में लगा हुआ है। जो समाज का कल्याण करने के लिए कुछ कर सकता है, वो जो कर सकता है वो क्या कह रहा है कि मुझे अपना वेलफेयर करना, अपना कल्याण करना है। तो काशीराम जी ने सोचा अरे फिर 98% लोगों के लिए कौन करेगा? 98% लोगों के लिए कौन करेगा? तो उन्होंने मकसद बनाया और ऑब्जेक्टिव रखा पे बैक टू सोसाइटी। जो पीछे लोग रहे हुए हैं उन लोगों के लिए ये कर्मचारी लोगों का संगठन क्यों बना, और जिन लोगों का संगठन बना रहा हूं वो एक कहते थे ट्रेनिंग में तुम्हारे लिए मैं कुछ करने वाला नहीं। ये तो तुम कल आरोप लगाओगे नहीं, हमारा संगठन बनाया, हमारे प्रमोशन के बारे में तुम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पोस्टिंग के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो,
कर्मचारी हैं तो हमारा प्रमोशन का मामला है, पोस्टिंग का मामला है, ट्रांसफर का मामला है। हमारे एससी एसटी के नाम पर एट्रोसिटीज का मामला है, अन्याय का मामला है। कब बोलोगे इसमें से कोई भी मामला मैं हल करने के लिए कुछ भी करने वाला नहीं हूं। लोग पूछते थे क्यों? क्योंकि आपको तो बेनिफिट हो गया, आपको तो बेनिफिट हो गया। आपके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए। जो डॉक्टर है अभी 2 लाख से कम सैलरी है, 2 लाख से कम, 2 लाख। और ऐसे लोग हैं हमारे देश में 83 करोड़ लोग, 83% लोग जिनका मिनिमम 6 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इनकम है। बहुत ज्यादा 600 रुपये महीने का। जिनका 600 रुपये महीना है और जिनको 2 लाख मिनिमम डॉक्टर को, इंजीनियर को सैलरी मिल रही है, वो भी हमारे समाज का है और 2 लाख देने वाला भी समाज का है। तो उसके लिए कौन करे? उसके लिए कौन करे? बाबा साहब अम्बेडकर डायरेक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो पीएचडी हो गए वहां के, और डायरेक्टर हो गए, तो उनको तो कई हजार रुपए कोर्ट में पेश होने के मिलते थे। मिल सकते थे, इतनी काबिल मतलब योग्यता थी। वो सारा काम धाम छोड़ करके वो अपने समाज का काम करने के लिए सारी योग्यता, सारी बुद्धिमत्ता उन्होंने अपने समाज के लिए खर्चा करने की कोशिश की। ऐसी कोई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो उदाहरण के तौर पर नहीं बताई जा सकती। बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जाम्पल है और तमाम लोगों का एग्जाम्पल है। छत्रपति शर्मा तो राजा थे, उनको तो इन लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने लिए तो राजा थे। ज्योतिराव फुले तो बड़े व्यापारी थे, तो लाखों रुपया उनका इनकम था। और इसके बावजूद भी उन्होंने अपना पैसा लगाया। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि पहले नंबर पर लगती है। तमाम लोगों को यह पता नहीं है कि पैसा दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर बुद्धि आती है। बुद्धि आकलन करती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो समझदारी बुद्धि से आती है। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, इसके 5 साधन हैं। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन चाहिए। और ये 5 साधन जिनके पास है वो लोग संगठन बना सकते हैं और संगठन बनाकर बड़ा आंदोलन निर्माण कर सकते हैं। बुनियादी रूप से कोई भी आंदोलन संगठित शक्ति के बगैर हो नहीं सकता। आप लोगों को उदाहरण बता दूं कि 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा आपको पता है ना? 13 पॉइंट रोस्टर जो है, बीजेपी की जैसे ही सरकार आई तो 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का ऐलान किया और हमने भारत बंद करवाया। भारत बंद करवाया, उसके पीछे आरएसएस थी, उसके पीछे भाजपा थी, उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके पीछे प्रधानमंत्री था। दोबारा 13 पॉइंट रोस्टर की बात नहीं कर, इतना बड़ा भारत में भारत बंद करवाया। तो कुछ हमारे सयाने पढ़े लिखे लोग कहते रहते हैं अरे इससे क्या होता है, मुझे लोगों को हंसी आती है, क्या कहते हैं अरे इससे क्या होगा। तो 13 पॉइंट रोस्टर का उदाहरण दिया, वो बंद कर दिया मोदी का, इससे क्या होगा पता है तेरे को? उसको मैंने कहा पता है तेरे को? तेरे को तो पता भी नहीं होगा। क्यों तेरे को पता नहीं होगा? क्यों? तेरा तो पेट भरा हुआ है ना, तेरे को सोचने की जरूरत क्या है? तेरा पेट भरा हुआ है, पेट भरने के बाद पेट ऊपर आया हुआ है तो चर्बी भी बढ़ा हुआ है। तो पेट भरा होना है, एक दूसरा चर्बी बढ़ा हुआ है।
दो बातें हैं, एक पेट बढ़ता है, एक चर्बी बढ़ता है, दो चीजें हैं। चर्बी क्यों बढ़ती है कि आदमी जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा खा लेता है। कुछ लोग करोड़ों ऐसे हैं जिनको मतलब आधा पेट भी खाने को देश में नहीं मिल रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब कोई पर्टिकुलरली टिकट पेपर नहीं करने का मामला नहीं है, ये एग्जाम्पल का मामला है ताकि बातें हमको समझ में आ जाए, हमें बात समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। इसलिए ये सवाल काशीराम जी के सामने भी तो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने छोड़ दिया। वो डिफेंस में साइंटिस्ट थे, क्लास बनाने का थे और उन्होंने अपने विभाग में जो वहां का हेड डायरेक्टर था उसको बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का मामला खड़ा हुआ। उसके लिए वो डायरेक्टर जो है रोक लगा रहा था। तो काशीराम जी ने उसके कैबिन में जाकर ऑफिसर थे, ऑफिसर थे, तो उनके कैबिन में जाकर और उसको ऐसा बालों से पकड़कर ऐसा बालों से पकड़कर काशीराम जी ने वो टेबल जो था ना, लंबा अधिकारी का टेबल होता है ना, उसके ऐसा मारा, उसको ऐसा पकड़कर उसको टेबल पर मारा और रामचंद्रन रामन था तमिलनाडु का, उसको ऐसा पकड़कर मारा। तो दीना भानु कपड़े जो है वो गेट पर खड़े थे, कोई एविडेंस भी तो उसको देखना नहीं, और देखे तो दीना भानु और कपड़े देख ले और कोई तीसरा आदमी ना देखे। तो इतने में कपड़े साहब ने देखा कि रामचंद्रन के नाक से ब्लड निकल रहा है। तो उन्होंने आवाज लगाई दीना भानु को, दोनों दौड़ गए और उसको खींच करके बाहर लाया। और फिर उसके बाद में उस अधिकारी ने डायरेक्टर ने काशीराम जी को सस्पेंड किया। बहुत अच्छा हुआ, सस्पेंड किया तो काशीराम जी थोड़ा अच्छा हो गया, मुझे पूरा समय ही ये काम करने को मिल जाएगा, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, अभी मुझे सस्पेंड कर दिया तो एक अवसर हो गया। और मौका देख करके उन्होंने फिर यही काम किया और दोबारा न कोर्ट गए न कोई नौकरी गए और फिर इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी 625 जिलों में और 32 राज्यों में संगठन फैला हुआ है, इतना बड़ा संगठन है। और अभी उदाहरण दिया 13 पॉइंट रोस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पीछे लेने के लिए मजबूर किया और दोबारा आवाज नहीं कर पाए। तो अभी हम लोगों ने इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया हुआ है। अभी हमारे सामने 2030 का टाइम बाउंड टारगेट है, 2030 24 चल रहा है, 7 साल का समय है, 24 को पकड़कर 7 साल में 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना है। 7 साल इतना बड़ा संगठन हमको बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। मैं 19 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी और हमारे देश में 18 साल कम से कम होना चाहिए नौकरी थी। तो मुझे 18 साल 3-4 महीने की उम्र के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला था। तो इसके आधार पर जॉब मिला था कि मैं प्रथम श्रेणी का मेरिट का स्टूडेंट होने की वजह से बगैर इंटरव्यू के मुझे जॉब मिला था और मैंने वो छोड़ दी, उसका त्याग कर दिया। और त्याग करके अभी 19 साल 4 महीने की उम्र से 67 मेरी रनिंग चल रही, अभी मेरी 67 रनिंग चल रही है। तो लगभग 48 साल 49 साल का समय हो गया। इतना लंबा समय लगाकर 625 जिलों का संगठन खड़ा किया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 500 जिलों में फिजिकली जाकर मीटिंग करके संगठन बना। 500 जिलों में भारत के कोई भी, हमारे समाज में कोई भी ऐसा आदमी आप लोगों को मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा कि अरे चलो कोई बात नहीं, कोई तो आदमी है, मैं अकेला ही नहीं हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को भी, मगर वो मिल नहीं रहा है। 500 जिलों में
फिजिकली जाकर काम किया, फील्डवर्क किया, किसी दूसरों के कहने पर नहीं। अभी 625 जिलों में हमारा संगठन है और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन जो है हम लोग बनाएंगे। तहसीलों में भी है, 1.5-2 लाख गाँव में भी पहुंच गया है। अभी आने वाले समय में 2030 तक 7 साल में 6 लाख गाँव का संगठन हम लोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए सारे देश के लोग काम को लगे हुए। आप लोग किसी गांव से शहर में आए, SC ST OBC के लोग तो आम तौर पे गांव से चलकर शहरों में आए हुए हैं। सारे जड़े गांव में, उनके सारे रिश्तेदार गांव में हैं। अगर वो कोशिश कर ले तो पहले अपने रिश्तेदारों के घर में जाए। रिसोर्सेज की समस्या होती है कि गांव में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, वो अपने रिश्तेदार के घर में जाओ, रहने की समस्या खत्म। रिश्तेदार के घर में जाओ, रहने की समस्या खत्म। अगर वहां जाके मीटिंग करना है, हॉल बुक करना है, तो उसके आंगन में ही मीटिंग करो, चले हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है। छाव करने हैं तो शाम को 6 बजे के बाद मीटिंग करो, छाव का पंडाल लगाने की ही जरूरत नहीं। तो इस तरह से गांव में जाकर हमारे लोग अगर सैटरडे संडे को भी जाना शुरू कर दे, सैटरडे संडे को भी जाना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा नहीं, 3 महीने का टारगेट बनाकर काम करो। जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, परिवार में सफलता हासिल करना चाहते हो, ऑफिस में सफलता हासिल करना चाहते हो और कहीं पर भी कहीं पर भी सफलता जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, टारगेट बना के काम कहीं पर भी। मैं रहस्य आपको बता रहा हूं, अगर सफल होना चाहते हो तो टारगेट बना के काम करो। अगर आप टारगेट बनाकर काम करते हो तो ज्यादा संभावना आपकी सफल होने की है। एक टारगेट बनाओ और टाइम फिक्स करो, कितने दिन में पूरा करना। तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी उसमें लग जाएगी। तो 3 महीने का टारगेट बनाओ, 3 महीने में क्या करूंगा, साल में 4 बार अवसर मिलेंगे। तो जो काम हम करना चाहते हैं अभी साल भर में ही हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये करने के लिए बताता हूं, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट, यूथ और